स्वयं एक युवती बनकर या एक चरित्र बनकर कविता में प्रस्तुत हुई है। तो ये अपने आप में एक नई बात है। छायावाद को लेकर बड़ी अच्छी समझ आप लोगों के सामने सोमबाई ने दी। अब हम छायावाद के कवियों पर चर्चा करना चाहेंगे, जिन्हें यानी जिन लोगों ने छायावादी कविता लिखी। मैंने अभी बताया नामवर सिंह का उल्लेख करते हुए कि 1918 से लेकर 1936 के बीच पंत प्रसाद निराला और महादेव वर्मा ने जो कविता लिखी वो छायावादी कविता है। तो ये चार कवि जो है, या जिन्हें हम छायावाद के स्तंभ मानते हैं, चार स्तंभ, तो उनका एक प्राथमिक परिचय प्राप्त हम कर लें तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले चार कवियों में प्रमुख कवि कोई है तो वह है जयशंकर प्रसाद। आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, उनकी एक तस्वीर यहाँ पर है। जयशंकर प्रसाद जो है, उनका समय है सन 1889 से सन 1937 तक का उनका समय है। काशी में उनका जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में, और उनका बड़ा प्रसिद्ध परिवार था। सुंगनी साहू परिवार में वो पैदा हुए, संपन्न परिवार में पैदा हुए। शुरू में उन्होंने ब्रजभाषा में भी कविता लिखी। लगभग एक तरह से हम कह सकते हैं कि प्रेमचंद जब कथा साहित्य लिख रहे थे और कथा साहित्य में कुछ नई चीज़ें दे रहे थे, उसी समय उसी वक्त प्रसाद जी जो है वो कविता को समृद्ध कर रहे थे। साथ ही साथ उन्होंने कहानियाँ भी लिखी, नाटक भी लिखे। बहुत बड़े चिंतक है जयशंकर प्रसाद। कवि होने के साथ साथ बहुत बड़े नाटककार है, बहुत बड़े कहानीकार है, बहुत बड़े चिंतक है। कुछ उपन्यास भी उन्होंने लिखे हैं। लेकिन मूलतः प्रसाद जो है वो कवि है। मूलतः उनकी जो गणना जो है हो सकती है, उनकी प्रकृति जो है वो कवि की प्रकृति है, और छायावादी कविता में उनका सबसे बड़ा स्थान है। ऐसा मानते हैं कई विद्वान, ऐसा मानते हैं कि छायावाद के प्रवर्तक अगर कोई है तो जयशंकर प्रसाद है। तो देखिए, छायावाद के ऐसे प्रवर्तक माने जाने वाले कवि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाएं कौन सी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मित्रों कि प्रेम राज्य, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, ये सारी उनकी प्रमुख रचनाएं। और देखिए, ये शुरू में यानी जब छायावाद शुरू नहीं हुआ था, जब द्विवेदी युग शुरू चल रहा था, उस समय ही वो कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने कर चुके थे। और देखिए, बाद में जो कविताएं आई, सन 1918 में उनकी झरना प्रकाशित हुआ, फिर आंसू आई, लहर, और उनकी अंतिम रचना जो है वो कामायनी, जो मैं समझता हूँ कि खड़ी बोली हिंदी का एक श्रेष्ठ महाकाव्य माना जाता है। खड़ी बोली हिंदी की एक उपलब्धि माना जाने वाला महाकाव्य है। तो इन काव्यों में शुरू में उन्होंने ब्रजभाषा में भी लिखा, लेकिन झरना से जो छायावादी स्वर है वो हमारे सामने प्रकट होने लगते हैं। और उनका जो प्रमुख कविता संग्रह है, मतलब जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं छायावाद के संदर्भ में, हालांकि सभी को हम महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन आंसू को लेकर उनकी खास चर्चा होती है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए कि आंसू से मैंने एक कविता ली है कि आंसू में उन्होंने अपनी वेदना, अपनी विरह व्यथा को हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। तो मित्रों, जिस हम व्यक्तिवाद की छायावाद को लेकर बात करते हैं, तो व्यक्तिवादीता यहाँ भी हमें दिखाई पड़ती है कि उनकी अपनी वेदना, उनकी अपनी निजी वेदना जो है आंसू कविता में, और उस वेदना के कारण ही शायद वो कविता उनसे फूट पड़ी है, ऐसा वो कवि जो है बार बार कहते हैं। लेकिन यह महत्वपूर्ण बात जो है छायावाद के संदर्भ में वो ये है कि ये जो वेदना है, जो ये व्यक्तिवादी वेदना है, जो ये व्यष्टिगत वेदना है, वो आगे चलकर समष्टिगत हो जाती है, यानी वैश्विक बन जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप अपने स्क्रीन पर देखिए मित्रों, देख सकते हैं। इसी आंसू से मैंने दूसरी पंक्तियां यहाँ ली है। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। तो ये जो व्यक्तिवादी पीड़ा थी, जो वेदना थी, अपनी पीड़ा, अपना दुख जो था, उस सबका दुख बनता है बाद में। तो ये प्रसाद जी की मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। प्रसाद जी ने कई काव्य लिखे हैं। ये जो बात है मैं जो बता रहा हूँ
कि जो अपनी पीड़ा, अपनी वेदना वैश्विक पीड़ा में बदलती है, ये बात कामायनी में भी हम बार बार देख सकते हैं। हालांकि कामायनी पर अलग से विचार हो सकता है। कामायनी मैंने जिस तरह से बताया कि खड़ी बोली हिंदी कविता की उपलब्धि माना जाने वाला ग्रंथ है, श्रेष्ठ महाकाव्य माने जाने वाला ग्रंथ है। इस पर अलग से चर्चा हम कर सकते हैं, एक पूरा व्याख्यान अगर इस पर लिया जाए तो भी कम है। लेकिन ये जो बात मैंने बताई कि आंसू की व्यष्टिगत वेदना अंत में समष्टिगत बनती है, कामायनी में भी आप इस बात को देख सकते हैं। मैंने यहाँ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक पंक्ति रखी है यहाँ नारी के संदर्भ में। देखिए, छायावाद की जब बात करते हैं हम तो नारी को लेकर एक नया दृष्टिकोण है हमारे सामने आता है। वो बताते हैं श्रद्धा के संदर्भ में, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। और आगे बताते हैं, आंसू से भीगे अंचल पर मन का सब कुछ रखना होगा, तुमको अपनी स्मित रेखा से यह संधि पत्र लिखना होगा। तो मित्रों, ये जो बात यहाँ पर आई, नारी के संदर्भ में कही गई बात आई, तो ये जो व्यक्तिगत चेतना को वो समष्टिगत चेतना के साथ जोड़ने वाली बात प्रसाद जी में आती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये 4-5 संग्रह, उनके काव्य संग्रह जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और छायावाद के संदर्भ में इन सारे संग्रहों को बहुत ही अच्छी तरह से आदर के साथ हम इतिहास में याद करते हैं। छायावादी कवियों की जब हम बात करते हैं तो दूसरे बड़े कवि अगर कोई है तो वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप अपने स्क्रीन पर उनकी भी एक फ़ोटो देख सकते हैं। निराला जी जो है वो 1897 में जन्म हुआ उनका और 1961 में उनका निधन हुआ। ये उनका समय है। उनकी एक तस्वीर मैंने आप लोगों के सामने रखी है। विद्यार्थी मित्रों, ऐसे कवि आप अगर निराला जी का जीवन, मैं समझता हूँ कि हर एक हिंदी के छात्र को पढ़ना चाहिए। इतना बड़ा कवि और इतने अभावों में रहने वाला कवि, वैसे मूल निवासी उत्तर प्रदेश के हैं, उन्नाव ज़िले में से संबंध रखने वाले, लेकिन उनका लगभग पूरा जीवन और बचपन तो पूरा का पूरा पश्चिम बंगाल में बीता। और इसीलिए देखिए, बंगाली कविता का और बंगाल का उन पर बहुत बड़ा प्रभाव, काफ़ी समय वो बंगाल में रहे। तो इतने अभाव में वो जिए और उनका जीवन भी हम देखें कि भरी जवानी में उनकी जो जीवन साथी, उनकी पत्नी का निधन हो गया और इसके बाद उनके ससुराल वालों ने ये चाहा कि वो दूसरा विवाह करें, लेकिन निराला जी ने नहीं चाहा कि मैं दूसरा विवाह करूं। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया। और फिर मित्रों, एक बहुत बड़ा आघात उनके जीवन में आया और वो था उनकी अपनी बेटी सरोज, जो उन्हें बहुत प्यारी थी, उसका निधन। और ये सारी चीज़ें जो है उसको कवि ने बहुत प्रभावित किया है, कवि को बहुत व्यथित किया है। और इन सारी चीज़ें उनकी कविता में हमें देखने को मिलती है। उन्होंने सरोज पर एक पूरी कविता लिखी है, सरोज स्मृति। तो एक हिंदी का मैं समझता हूँ कि एक अच्छा शोक गीत, सुंदर शोक गीत माना जाता है। तो ये पिता की जो व्यथा है उस कविता में हमें वो रखते हुए प्रतीत होते हैं। तो आप देखिए अपने स्क्रीन पर कि निराला जी की जो प्रमुख रचना हैं वो कौन सी है। ये मैंने यहाँ पर जो रचनाएं आप लोगों के सामने दिखाई है विद्यार्थी मित्रों, वो मात्र उनकी छायावादी रचनाएं हैं। इसके अलावा भी उन्होंने कई रचनाएं लिखी है। बाद में उनकी विचारधारा बदलती है, वो प्रगतिवाद से प्रभावित होते हैं और फिर वो हम देखते हैं कि वो भिक्षुक कविता के रचयिता भी है और वो क्या कहते हैं, ये तोड़ती पत्थर कविता के रचयिता भी है। कुरमुत्ता कविता उन्होंने लिखी। लेकिन मूलतः मैंने यहाँ पर जो कविताएं ली है वो छायावादी कविताएं ली है। अनामिका, परिमल, गीतिका और तुलसीदास उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण उनके काव्य संग्रह माने जाते हैं। उनकी कविताएं प्रमुख जो है उनके भी नाम मैंने यहाँ आप लोगों के सामने रखे हैं, जिसका सोम भाई ने भी उल्लेख किया था, जूही की कली। कई लोग जूही की कली को हिंदी की पहली छायावादी कविता मानते हैं, जूही की कली को। फिर जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, इनकी महत्वपूर्ण कविताएं। सरोज स्मृति में मैंने जिस तरह से बताया उस तरह से वो अपनी बेटी की बात करते हैं। राम की शक्ति पूजा उनकी अद्भुत कविता है।
राम के जो संशय को उन्होंने वहाँ पर व्यक्त किया है। छायावाद का एक बेहतरीन नमूना है राम की शक्ति पूजा कविता। अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं मित्रों कि कुछ पंक्तियां मैंने यहाँ लिखी है, सरोज स्मृति से ये दोनों पंक्तियां हैं, और खास करके उनके जीवन का जो अभाव था, उनके जीवन के जो दुख थे, इतने अभावों में जिए। मैंने एक जगह पढ़ा था, महादेवी वर्मा ने उन पर एक संस्मरण लिखा है, निराला भाई। महादेवी जी उन्हें अपना भाई समझती थी और उन्हें राखी बांधती थी। तो उस संस्मरण में जब हम पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि निराला जैसा बड़ा कवि कितने अभावों में जिया है, कितना, यानी उसके पास अपने यानी 4 बर्तनों के अलावा उनके पास कोई दूसरा कोई संपत्ति नहीं है, ऐसा कवि, और उसको इतने बड़े बड़े आघात अपने जीवन में झेलने पड़े हों। तो ऐसा कवि अपनी इस सर्वस्मृति कविता में देखिए किस तरह से अपने दुख को बयां करता है। नन्हे मैं पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित न कर सका। तो फिर आगे कहते हैं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पंक्तियाँ हैं वो कहीं ना कहीं निराला जी के काव्य यात्रा को समझने के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो हिंदी के विद्यार्थी हैं उन लोगों को ये सारी कविताएं अवश्य पढ़नी चाहिए, जिससे आप निराला जी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। निराला महाकवि है, बाद में रामविलास शर्मा जी ने उन पर बहुत अच्छा काम किया है, और उनकी कविता को मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने लाने का प्रयास रामविलास शर्मा जी ने किया है बाद में। लेकिन निराला ने अपने जीवन में बहुत अभाव झेले, और अपने जीवन दौर में उनको कवि के तौर पर भी इतना महत्व नहीं मिला। तो दूसरे छायावादी बड़े कवि निराला जी, और तीसरे जो कवि है वो है सुमित्रानंदन पंत। मित्रों, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, लंबी लंबी जुल्फों वाले सुमित्रानंदन पंत। उनका समय सन 1900 से लेकर 1977 का, बड़े कवि है, ये भी बड़े कवि है। छायावादी कविता का जो एक तरह से जो एकदम प्रमुख स्वर अगर किसी कवि में देखने को मिलता है तो सुमित्रानंदन पंत जैसे कवि में देखने को मिलता है। उनका जन्म जो है वह उत्तरांचल, आज जहाँ है, पहले उत्तर प्रदेश था, उत्तरांचल के अल्मोड़ा ज़िला, और उसमें एक छोटा सा गांव कौसानी नामक एक गांव में हुआ। हिमालय की गोद में बसने वाला वो गांव। तो कवि को, और कैसा देखिए कैसा हुआ उनके जीवन में कि उनका जन्म हुआ उसी समय उनकी माँ की मृत्यु हो गई, उनकी माँ का निधन हो गया। तो जो माँ है उनकी, वो है हिमालय की गोद में वो पैदा हुए और हिमालय की गोद में पलकर बड़े हुए। तो वो प्रकृति जो है वो कहीं ना कहीं उनकी माँ है। आगे चलकर वही प्रकृति उनकी कविता में उनकी संगिनी, उनकी साथी, उनकी पत्नी, सब कुछ बनकर आती है। ऐसे कवि, बचपन का नाम उनका गोसाई दत्त था, बड़े सुंदर दिखते थे, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं, और आजीवन अविवाहित रहे, शादी भी नहीं की। शिक्षा जो है उन्होंने काशी में और प्रयाग में ली। उनकी कविता पर बंगाली भाषा की कविता का प्रभाव और खास करके रविंद्रनाथ की कविता का प्रभाव देखा जाता है। और इसके अलावा जिन्हें हम रोमांटिसिज्म के कवि मानते हैं, शेली, कीट्स, वर्ड्सवर्थ आदि कवियों का प्रभाव उनकी कविता पर खास देखने को मिलता है। और छायावाद में सुमित्रानंदन पंत ऐसे हैं जिन्हें महादेवी जी को भी मिला ज्ञानपीठ पुरस्कार, लेकिन सुमित्रानंदन पंत को जो है उनके काव्य संग्रह चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि ऐसे बड़े कवि है सुमित्रानंदन पंत। उनकी प्रमुख रचनाएं मित्रों आप देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई है आप लोगों को, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने जो कविताएं लिखी है वो खास करके उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ये सारी की सारी उनकी छायावादी कविताएं। मैंने निराला के संदर्भ में एक बात का उल्लेख किया था कि बाद में उनकी विचारधारा बदली और वो प्रगतिवादी कविता भी लिखते हैं। तो उसी तरह से पंत जी की विचारधारा भी बदली है और बाद में उन्होंने प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने खास करके जो कविता का उल्लेख किया है वो सारी की सारी उनके छायावादी काव्य संग्रहों का नाम है। उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा,
पल्लव, गुंजन, ये सारी की सारी उनकी छायावादी कविताएं हैं। और पल्लव में उनका जो कवि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होकर हमारे सामने प्रकट हुआ है। पल्लव की कविताएं मित्रों, थोड़ा समय की मर्यादा को देखते हुए थोड़ी जल्दी में बात कर रहा हूँ विद्यार्थी मित्रों। एक बात मुझे खास कहते हैं कि पंत जी को प्रकृति के चतुर चितेरे माना जाता है, तो उनके संदर्भ में बड़ी प्रसिद्ध पंक्तियां मैंने आप लोगों के सामने रखी है। छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से नाता, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। तो मित्रों, प्रकृति के लिए किसी युवती का अस्वीकार करने वाला ऐसा कवि और प्रकृति के संग अपने पूरे जीवन को समर्पित करने वाला, कितना तादात्म्य स्थापित किया होगा प्रकृति के साथ कि इस तरह की बातें कवि ने लिखी है। उनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो प्रथम रश्मि, मौन निमंत्रण, नौका विहार, संध्या, हिमाद्री, ये सारी उनकी छायावादी प्रसिद्ध कविता हैं। इसके अलावा बाद में उन्होंने कई प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी है और बाद में वो अरविंद दर्शन से प्रभावित हुए और अरविंद दर्शन से प्रभावित होकर भी कई कविताएं उन्होंने लिखी है। लोकायतन जैसे महाकाव्य भी उन्होंने लिखे हैं, लेकिन मैंने यहाँ मित्रों खास करके छायावाद तक ही अपनी बात को सीमित रखा है। तो ये सारी उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण कविताएं। वीणा से कुछ बात हम उनकी पंक्तियां मैंने ली हैं यहाँ। कुमुद कलाबन कल हासिनी, अमृत प्रकाशिनी नभवासिनी, तेरी आभा को पाकर माँ जग का तिमिर त्रास हर दूं। तो मित्रों, मैंने जो बात प्रसाद जी के संदर्भ में जहाँ मैंने उल्लेख किया था वही बात यहाँ भी हम देख सकते हैं। देखिए कि यहाँ प्रकृति की बात है, यहाँ चांदनी की बात है। कुमुद कलाबन कल हासिनी, और फिर उसी चांदनी से कवि क्या चाहता है, क्या करता है? तेरी आभा को पाकर माँ जग का तिमिर तरास हर दूं। तो चांदनी की आभा को प्राप्त करके कवि जो है इस जगत के अंधकार को दूर करने की, इस जगत से पीड़ा को दूर करने की बात जो करता है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथे कवि जो है ये महादेवी वर्मा 1907 से लेकर 1970